गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्वागत है आप सभी लोगों का ऑनलाइन स्टडी चैनल एग्जाम रजिस्टर पर। डेली 7:15 बजे हमारा करंट अफेयर्स का सेशन होता है, जिसमें हम नेशनल और इंटरनेशनल के सभी करंट अफेयर्स के टॉपिक को क्वेश्चंस के थ्रू डिस्कस करते हैं, जो सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम हो। दोस्तों सभी के अंदर काफ़ी पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। आज के अगर सेशन की बात करूँ तो हमारा पहला क्वेश्चन है जो है वह है कि संसद और राज्य विधानसभा मंडल के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में दिए गए हैं। तो दोस्तों अगर मैं डिस्क्वालिफिकेशन की बात करूं मेंबर्स पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के, तो वो दिए गए हमारे 10वीं अनुसूची के अंदर। दोस्तों अब दोस्तों जो 10वीं अनुसूची के अंदर जो हमारे प्रावधान किए गए मेंबर ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन के जरिए, तो दोस्तों इसके बारे में एक बार जान लेते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या है और ये क्यों आया था। तो दोस्तों देखिए, जब हम लोगों का 1947 के अंदर जब कंट्री आज़ाद हो गया था, तो उसके बाद इलेक्शंस हुए थे। दोस्तों इलेक्शन होने लगे, डेमोक्रेसी आई। दोस्तों तो जब इलेक्शंस होने लगे तो क्या हुआ कि बहुत बार देखने को मिला कि कोई भी मेंबर है जो वो किसी पार्टी से इलेक्शन लड़ता और जीतने के बाद पार्टी बदल लेता था। दोस्तों तो इससे पार्टी को काफ़ी नुकसान होता था, जो भी गवर्नमेंट के अंदर चल रही थी, और गवर्नमेंट गिरने का डर रहता था। दोस्तों ऐसा बहुत बार हुआ था। दोस्तों और मेजरली जो सबसे बड़ा जो ऐसा चेंज देखने को मिला था हम लोगों को, वो था 97 और 77 और 79, 77 से 79 के बीच के अंदर, जो कि गैर कांग्रेसी सरकार थी और मोरारजी देसाई उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर बने हुए थे। दोस्तों तो उस टाइम पर क्या हुआ था, मोरारजी देसाई की जब गवर्नमेंट थी तो उनकी पार्टी के 76 सांसद, दोस्तों आप लोग सोच सकते हैं कि कितना बड़ा नंबर है, 76 सांसदों ने पार्टी को बदल लिया था और उसके कारण उनकी गवर्नमेंट गिर गई थी। दोस्तों तब तो जब ऐसा हुआ तो काफ़ी पार्टीज के अंदर चर्चाएं होने लगी थी। दोस्तों और सभी ने इस एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में सोचा था। दोस्तों तो उस समय जो उसके बाद जो गवर्नमेंट आई थी, तो वो इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट आई थी, बट उन्होंने कुछ खास एफर्ट्स किए नहीं इसको पास करवाने के बाद में। बट दोस्तों जब इंदिरा गांधी जी के बाद 1984 के अंदर राजीव गांधी जी की गवर्नमेंट आई, तो उन्होंने इस बिल को पास करवा लिया था। दोस्तों और जो कि 52वीं 52 अमेंडमेंट के थ्रू पास किया गया था। दोस्तों अगर मैं इस बात करूँ 10th शेड्यूल की, दोस्तों तो 10th शेड्यूल के अंदर अभी तक हम लोगों की सिर्फ एक बार संशोधन किया गया है, वो था 91st अमेंडमेंट 2003 के अंदर, जो कि की गई थी। दोस्तों अब ये अगर कोई भी मेंबर, दोस्तों अब ये है क्या दोस्तों, कोई भी मेंबर अगर इलेक्शन जीतने के बाद किसी एक पार्टी से दोस्तों दूसरी पार्टी के अंदर अगर चला जाता तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। दोस्तों बट उसका भी कुछ रूल हैं। दोस्तों इसके अंदर भी हम लोगों के कौन प्रोज एंड कॉन्स दिए हुए हैं, दोस्तों जिसका बार बार पॉलिटिशियंस फ़ायदा उठाते रहते हैं। दोस्तों जिसके कारण अभी भी राजस्थान के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि काफ़ी ये इवेंट चल रहा है। दोस्तों तो अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों राजस्थान की बात करूँ तो दोस्तों अगर राजस्थान के बात करूँ मैं, गवर्नर कौन है दोस्तों, तो अगर राजस्थान के गवर्नर की बात करूँ तो वो हमारे कलराज मिश्रा जी। याद रखिएगा दोस्तों, पूछा जा सकता है क्योंकि करंट में काफ़ी गर्म मुद्दा चल रहा है राजस्थान की गवर्नमेंट का। दोस्तों तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आगे अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों हमारे 12 के 12 शेड्यूल्स के बारे में दिखाया गया है। एक बार आप इनको याद कर लीजिएगा। दोस्तों फर्स्ट शेड्यूल के अंदर जो हम लोगों का टेरिटरी के बारे में बताया गया है, सेकंड के अंदर हम लोगों का सैलरीज के अंदर डिस्कशन किया गया है। दोस्तों थर्ड शेड्यूल के अंदर ओथ का डिस्कशन किया गया है। दोस्तों फोर्थ शेड्यूल के अंदर जो हमारी सीट्स के बारे में बताया गया है, फिफ्थ के अंदर हमारे एससी और एसटी के बारे में बताया गया है, फिफ्थ के अंदर बताया गया है। सिक्स शेड्यूल के अंदर हमारा जो ट्राइबल एरियाज है उसके बारे में बताया गया है। सेवन्थ शेड्यूल के अंदर हमारी लिस्ट है। एट्थ शेड्यूल के अंदर हमारी जो 22 लैंग्वेजेस दी गई हैं उनके बारे में प्रोविजंस दिए गए। नाइन्थ के अंदर एक्ट और रेगुलेशंस के बारे में दिया गया। 10th शेड्यूल हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया, एंटी डिफेक्शन लॉ डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है। 11th के अंदर हमारी पंचायती राज के बारे में बताया गया और 12th के बारे में म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में बताया गया। दोस्तों तो आप लोग ये याद कर लीजिएगा, 12 के 12 शेड्यूल्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वो एग्जाम्स के अंदर बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों हमारा जो राजस्थान के बरौली में स्थित घाटेश्वर मंदिर किस वंश से संबंधित है। दोस्तों तो देखिए दोस्तों, जो घाटेश्वर मंदिर है वो हमारा राजस्थान का आजकल काफ़ी न्यूज़ के अंदर है। दोस्तों तो अगर मैं बात करूँ इस मंदिर की, तो ये हमारा किससे रिलेटेड है, ये दोस्तों हमारा प्रतिहार वंश से रिलेटेड है। दोस्तों अब बात करूँ तो ये ज़्यादा आजकल न्यूज़ में चल क्या रहा है दोस्तों, तो उसकी बात करूँ तो मैं दोस्तों देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो आप इमेज देख रहे हैं, ये घाटेश्वर मंदिर के अंदर एक शिव की मूर्ति होती थी दोस्तों, उसकी इमेज है, जिसको कि 1993 के अराउंड चोरी कर लिया गया था। दोस्तों इसको बाहर के विदेशों के अंदर बेच दिया गया था। दोस्तों तो अब क्या हुआ कि हमारे जो एक्टिविस्ट हैं उन्होंने
आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने इसको इमेज को बारे में खोजबीन की और इसको पहचाना, और लंदन की मदद से जो हमारा है म्यूजियम, उसकी मदद से इसको रिकवर किया गया दोस्तों वहाँ। तो अब ये हमारी जो इमेज है वापस भेजी जा रही है दोस्तों, जो कि अब वापस से मंदिर के अंदर रख दी जाएगी दोस्तों। तो ये मुद्दा था दोस्तों, याद रखिएगा। घाटेश्वर मंदिर हमारा राजस्थान के अंदर और प्रतिहार वन से रिलेटेड है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा, केंद्र ने किस उत्पाद के आयात पर 25% शुल्क लगाया है दोस्तों। तो अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों अभी अभी गवर्नमेंट ने किस प्रोडक्ट की इंपोर्ट पर 25% की ड्यूटी लगाई है दोस्तों। तो प्रोडक्ट हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा, सोलर सेल दोस्तों। अब दोस्तों आप लोग सोचेंगे कि सोलर सेल पर 25% की ड्यूटी लगा दी तो वो उनके प्राइसेस तो बढ़ जाएंगे दोस्तों, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। देखो दोस्तों है क्या कि अभी हम लोगों ने अभी अभी स्टार्ट किया दोस्तों, हमारे जो मैन्युफैक्चरर हैं वो अभी स्टार्टिंग स्टेज के अंदर है दोस्तों। तो उनको थोड़ा प्रोटेक्शन देने के लिए ऐसा लगाया है, किया गया दोस्तों, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि चाइना बहुत ही चीप प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करता है सोलर के मामले में। तो दोस्तों हमारे जो लोकल मैन्युफैक्चरर हैं उनको कंपटीशन में लाने के लिए, compete करने के लिए यह सब किया गया है दोस्तों। और आप लोग जान ही रहे हैं कि आज देख ही रहे होंगे कि आजकल हमारी जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट है, वो आत्मनिर्भर भारत को काफ़ी बढ़ावा दे रही है दोस्तों। तो आप उसके तहत भी सोच सकते हैं कि गवर्नमेंट का ये डिसीजन लिया गया है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों अभी अगला जो क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में मंगल अन्वेषण मिशन पर नासा द्वारा भेजे गए रोवर का नाम क्या है दोस्तों। तो अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों रोवर की बात करूँ तो दोस्तों देखिए, कल ही जो नासा है, यूएसए की स्पेस एजेंसी है, उसने मार्स एक्सप्लोरेशन मिशन भेजा दोस्तों। तो उसका जो रोवर है उसका नाम पूछा गया दोस्तों। तो उसका रोवर का जो नाम है दोस्तों, उसकी अगर बात करूँ तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, परसेवरेंस दोस्तों। परसेवरेंस के नाम से मिशन को भेजा गया है दोस्तों। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये देखिए, जो हमारा रोवर है उसकी इमेज दी गई है आपके सामने। मैं थोड़ा इसको जूम करके दिखा देता हूँ दोस्तों। ये देखिए, आप देख सकते हैं दोस्तों, इसके सभी पार्ट्स वगैरह इंडिकेट किए गए हैं, अगर आपको देखना हो तो। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगर मैं मिशन के बारे में बात करूँ तो थोड़ा जान लेते हैं इस मिशन के बारे में। मिशन क्या है दोस्तों, जो मिशन भेजा गया इसका नाम है दोस्तों मार्स 2020। जो रोवर भेजा गया उसका नाम है परसेवरेंस दोस्तों। अब जो ये रोवर भेजा गया इसका मेन जॉब क्या है दोस्तों, इसकी जॉब होगी वहाँ पर जो एंशियंट लाइफ, प्राचीन लाइफ रही होगी, उसके बारे में जानना दोस्तों। और जो हमारी वहाँ की जो रॉक और सोयल है, चट्टाने और मिट्टी है, उसके सैंपल्स कलेक्ट करना, ताकि हम लोग रिसर्च कर सकें दोस्तों। अब जो मिशन छोड़ा गया है दोस्तों, ये कौन से व्हीकल के द्वारा छोड़ा गया है, वो हमारा एटलस V541 के द्वारा इसको छोड़ा गया है दोस्तों। और किस जगह से छोड़ा गया है, उस स्टेशन का नाम हमारा केप केनावेरल एयरफोर्स स्टेशन फ्लोरिडा से छोड़ा गया है दोस्तों। जो ये हमारा जो मिशन है, ये रोवर है, ये हम लोगों का 18 फरवरी 2021 को मार्स के जेजेरो क्रेटर नामक जगह पर लैंड करेगा दोस्तों। और ये हमारा मिशन जो है ये 1 मार्च ईयर तक रहेगा दोस्तों, जो कि लगभग हमारे अर्थ के 687 दिनों के बराबर है। अब दोस्तों बात करूँ तो रोवर को परसेवरेंस रोवर क्यों दिया गया है नाम दोस्तों। परसेवरेंस का मतलब होता है जो कॉन्टिन्यूसली लगे रहते हैं, कॉन्टिन्यूस एफर्ट के तहत लगे गए हैं दोस्तों। अब जो ये नाम दिया गया है ना दोस्तों, ये हम लोगों को दुनिया भर के जितने भी मेडिकल से जुड़े पर्सन्स हैं उनको ऑनर देने के लिए किया गया है दोस्तों। आप सभी को पता होगा दोस्तों, पूरी दुनिया के अंदर कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से फैला, और उससे लड़ने के लिए हमारी पूरी दुनिया के जितने भी मेडिकल डिपार्टमेंट के मेंबर्स हैं वो काफ़ी एफर्ट्स लगा रहे हैं दोस्तों। तो बस उन्हीं को ऑनर देने के लिए इसका नाम रखा गया है दोस्तों। और जो रोवर के अंदर जो सोलर प्लेट लगाई गई है उसका पर भी परसेवरेंस लिखा गया है हम लोगों का दोस्तों, ताकि इन लोगों को ऑनर दिया जा सके। तो चलिए दोस्तों थोड़ा और जान लेते हैं दोस्तों। अगर मैं बात करूँ अब तक के मिशंस की, जितने भी मार्स के ऊपर मिशन भेजे गए तो दोस्तों काफ़ी मिशन भेजे गए हैं दोस्तों, लेकिन हम लोगों के बारे में जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना है, हम लोगों को देखना है, वो है हमारे सक्सेसफुल की। अब तक सक्सेसफुल मिशन कौन कौन से हुए हैं दोस्तों। तो सक्सेसफुल की बात करूँ तो अभी तक यूएसए ने अभी तक 8 सक्सेसफुल मार्स लैंडिंग की हैं दोस्तों। देखिए एक बार उनके बारे में जान लेते हैं। अगर मैं बात करूँ तो विकिंग 1 और विकिंग 2 जो कि फर्स्ट लैंडिंग थी, दोनों के दोनों 1976 के अंदर भेजे गए थे यूएसए के द्वारा। पाथफाइंडर 1997 के अंदर,
स्पिरिट एंड अपॉर्चुनिटी 2004 के अंदर, फोनेक्स 2008 में, क्यूरियोसिटी 2012 के अंदर और इनसाइट 2018 के अंदर भेजा गया था दोस्तों। अगर मैं बात करूँ बाकी कंट्रीज़ की दोस्तों, दुनिया के बाकी कंट्रीज़ की अगर मैं बात करूँ तो ओनली सिर्फ और सिर्फ रशिया, सोवियत यूनियन ही एक ऐसा कंट्री है यूएसए को छोड़ करके जिसने लैंडिंग्स करवाई है स्पेस क्राफ्ट की मार्स के ऊपर। रशिया ने दोस्तों 1971, 71 और 73 के अंदर ऐसा किया था दोस्तों। अगर मैं बात करूं दोस्तों मिशंस की भेजे जाने की दोस्तों, तो यूएसए, रशिया, यूरोपियन एजेंसी और इंडिया, 4 ही ऐसे कंट्रीज हैं अभी तक पूरी दुनिया के अंदर जिन्होंने मार्स के ऊपर मिशन भेजे या फिर मार्स के ऑर्बिट के अंदर प्रवेश किया है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। थोड़ा हमारे जो हम लोगों ने मार्स के ऊपर जो मिशन भेजा था, इंडिया के मार्स मिशन के बारे में, मंगलयान के बारे में, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। तो मार्स ऑर्बिटर मिशन था हमारा दोस्तों, जिसको मंगलयान नाम दिया गया था दोस्तों, वो हमारा किसी भी प्लेनेट पर भेजा जाने वाला पहला मिशन था। तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो हम लोगों के द्वारा जो भेजा गया था, मिशन भेजा गया था दोस्तों, वो हमारा ऑर्बिट मिशन था दोस्तों। यानी कि सिर्फ हम लोगों ने जो मिशन भेजा था वो मार्स की कक्षा के अंदर भेजा था दोस्तों, बाहर लैंडिंग के लिए नहीं भेजा था दोस्तों। हमारा रोवर वगैरह हम लोगों ने अभी तक नहीं भेजा था दोस्तों। तो अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों मिशन की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था दोस्तों। अगर मैं बात करूँ तो कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ आपको, जिससे आप खुद समझ सकते हैं कि जो हम लोगों ने भेजा था ये कितनी बड़ी अचीवमेंट थी हमारे कंट्री के लिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ इंडिया ही, हमारा कंट्री ही दुनिया का इकलौता ऐसा कंट्री है दोस्तों जिसने फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर मार्स पर जो मिशन भेजा था, फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेसफुल हुआ था दोस्तों। उसके अलावा हमारे कंट्री के अलावा ऐसा दुनिया का कोई भी कंट्री नहीं है दोस्तों जिसने पहले ही अटेम्प्ट में ये करके दिखाया हो दोस्तों। अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो जो हमारा जो मिशन भेजा गया था ये हमारा PSLV C25 व्हीकल के द्वारा भेजा गया था दोस्तों, जो कि 5 नवंबर 2013 को श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर के द्वारा भेजा गया था। और दोस्तों ये हमारा जो भेजा गया था ये हमारा 1 दिसंबर 2013 को हमारा मार्स की ट्राजेक्टरी के अंदर पहुंच गया था दोस्तों। अगर मैं और बात करूं तो दोस्तों देखिए, सिर्फ और सिर्फ इसकी कॉस्ट देखिए दोस्तों, सिर्फ 450 करोड़ रुपए की जो कॉस्ट आई थी हम लोगों की इस मिशन को भेजने के अंदर। बहुत ही चीप मिशन था दोस्तों, हम लोगों ने बहुत ही सस्ते के अंदर मिशन को भेजा था दोस्तों। अगर मैं बात करूँ तो 450 करोड़ रुपए दोस्तों। देखिए अगर मैं इसको हमारी टोटल पॉपुलेशन के अंदर डिवाइड करूँ तो दोस्तों लगभग 4 या 5 रुपीज़ पर पर्सन का कंट्रीब्यूशन बनता है हम लोगों का हर सिटीजन के अंदर। तो आप देख सकते हैं कितना सस्ता कंट्रीब्यूशन है दोस्तों। जो हॉलीवुड मूवी देखी होगी आपने, ग्रेविटी, एक बहुत ही अच्छी मूवी है दोस्तों, तो वो भी जो कॉस्ट थी उसकी वो भी हमारे मिशन से ज़्यादा थी दोस्तों। तो देखिए हम लोगों ने हॉलीवुड की एक मूवी से भी सस्ता बजट के अंदर हम लोगों ने मार्स के ऊपर सक्सेसफुल मिशन को सेंड किया था दोस्तों। तो चलिए अगर मैं बात करूँ इसके अंदर और बात करूँ तो दोस्तों देख सकते हैं कि आप ओनली 15 किलोग्राम जो था इसका वेट था दोस्तों, और काफ़ी सक्सेसफुल भी रहा था दोस्तों। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप हिंदी के अंदर भी पढ़ सकते हैं, सारा डाटा दिया गया है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि भाई हाल ही के अंदर मैक्सिको के अंदर किस हरिकेन ने हिट किया था दोस्तों। अभी अभी अमेरिकन दोस्तों मैक्सिको की बात करूँ तो मैक्सिको के अंदर अभी अभी हमारा एक तूफान आया था दोस्तों। उसकी अगर मैं बात करूँ तो उसका नाम क्या था दोस्तों, उसका नाम था हमारा हना, यानी आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। हना नाम के सॉरी दोस्तों हरिकेन ने अभी हिट किया था दोस्तों। अगर मैं बात करूँ दोस्तों हरिकेन्स की बात करूँ तो दोस्तों देखिए, इंडिया के अंदर जो हम लोगों के जितने भी चक्रवात आते हैं उनको हम लोग किस नाम से जानते हैं, साइक्लोन्स के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो अगर इंडिया की बात करूँ तो दोस्तों इंडिया के अंदर 2020 के अंदर 3 साइक्लोन्स आए थे दोस्तों, जिनके अंदर सबसे पहला जो हमारा था साइक्लोन था वो था दोस्तों एम्फन। एम्फन 16 मई से 21 मई के बीच में आया था दोस्तों, और इसने श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश और भूटान, दोस्तों भूटान और ऐड कर लीजिएगा आपको, श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश और भूटान जो कंट्रीज थे वो काफ़ी इफेक्टेड हुए थे दोस्तों इससे। अगला जो हमारा आया था इसके अंदर वो आया था ARB01, जो कि 29 मई से 31 मई के बीच में आया था, और ओमान और यमन हमारे इफेक्टेड कंट्रीज थे जो कि इससे इफेक्टेड हुए थे। थर्ड जो हम लोगों का साइक्लोन आया था वो था निसाग्रा, जो कि 1 से 4 जून के बीच में आया था, जिससे वेस्ट इंडिया यानी कि
हमारे जो गुजरात और मुंबई का एरिया वो काफ़ी इफेक्टेड हुआ था दोस्तों। तो ये हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट साइक्लोन्स हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा दोस्तों, एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। चलिए चलते हैं आगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है उसकी अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों वो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र समूह द्वारा नए सलाहकार समूह के रूप में किस भारतीय जलवायु कार्यकर्ता को नियुक्त किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो यूएन के अभी चीफ हैं, उन्होंने इंडियन क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, उन्हें नए एडवाइजरी ग्रुप में शामिल किया गया है दोस्तों। तो उनका नाम है हमारा अर्चना सोरेंग। तो दोस्तों अर्चना सोरेंग आपका सही ऑप्शन डी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों यूएन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। यूएन की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों यूएन का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क के अंदर है। ऑफिशियल लैंग्वेज 6 हैं, अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश दोस्तों। एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों। इसकी मेंबर कंट्रीज है वो 193 मेंबर स्टेट हैं और 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं दोस्तों। लीडर की बात करूँ तो दोस्तों सेक्रेटरी जनरल है इसके एंटोनियो गुतेरेस जी हैं, और डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल हैं जो वो हैं अमीना जे मोहम्मद। अगर मैं बात करूँ दोस्तों इसके एस्टेब्लिशमेंट की दोस्तों तो 26 जून 1945 के चार्टर के थ्रू एस्टेब्लिश किया गया था दोस्तों। आप देख सकते हैं ब्लू कलर के अंदर जो दिया गया है वो इसका हमारा यूएन का नेशनल फ्लैग है दोस्तों, और जो नीचे दिया गया है येलो कलर के अंदर वो हमारा यूनाइटेड नेशंस का लोगो है दोस्तों। यूनाइटेड नेशन एक दुनिया की सबसे पावरफुल बॉडी मानी जाती है दोस्तों। अमेरिका के प्रेसिडेंट से भी बड़ी अगर मैं किसी पोस्ट की बात करूँ तो दोस्तों वो यही है, यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी को ही माना जाता है। चलिए दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो प्रधानमंत्री ने हाल ही में किस देश के सर्वोच्च न्यायालय भवन का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो अभी अभी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हूँ उन्होंने मॉरिशस के सर्वोच्च न्यायालय की सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग का उद्घाटन किया दोस्तों। तो आप लोग जानते हैं कि हमारे इंडिया और मॉरिशस के रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं दोस्तों। अब यहाँ से आप लोगों के लिए क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि मॉरिशस जो कंट्री है उसकी कैपिटल क्या है दोस्तों। कमेंट करके जरूर बताइएगा हम लोगों को। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की और। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है हु इज यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोल। कोयले का केंद्रीय मंत्री कौन है दोस्तों। तो हमारी जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोल है वो है दोस्तों हमारे प्रहलाद जोशी, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला का जो हमारा क्वेश्चन है कि हु इज यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है। तो अगर मैं बात करूँ दोस्तों ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर की बात करूँ तो दोस्तों वो हमारे अर्जुन मुंडा जी, जो कि सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट से जुड़े हुए जितने भी पोस्ट हैं, जितने भी मिनिस्ट्रीज हैं, उनके सभी के मिनिस्टर्स के नाम आपको याद होने चाहिए दोस्तों। काफ़ी एग्जाम्स के अंदर पूछ लिए जाते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन। अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि हमसे जुड़ सकें दोस्तों और डेली नए करंट अफेयर्स से अपने आप को अपडेट करते रहें दोस्तों। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।